सिया ने पति से पूछा, सुनो, अगर मेरी डिलीवरी के वक्त तुम्हें डॉक्टर पूछेंगे कि हम बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? कितनी बुरी बात करती हो, प्लीज बताओ ना। तो मुझे जानना है कि तुम क्या कहोगे। मैं बिना देर किए हुए कहूँगा कि वो तुम्हें बचा ले। हो सकता है ये सही न हो, मगर जब बात तुम्हारी हो तब मुझे सही गलत नहीं दिखता। मैं तुम्हारे 9 महीने की तकलीफ, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे मातृ प्रेम और पिता बनने के मेरे सबसे प्यारे सपने को मैं एक पल की देरी किए बिना भूल कर तुम्हें बचाऊँगा, क्योंकि जिस पल तुम न रहो उसके बाद एक साँस लेने पर भी मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। नहीं, तुम मुझे नहीं, हमारे बच्चे को बचाना और उसे इतना प्यार देना कि उसे महसूस ही न हो कि माँ न होने से कोई तकलीफ भी होती है। आज कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही हो तुम यार? किसी नशे की लत लगा ली है क्या तुमने? नहीं, मैं मज़ाक नहीं कर रही। आज पता नहीं क्यों ये बात दिमाग में आ गई। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद अपने आप को कुछ नहीं होने दोगे और हमारे बच्चे को। मिस्टर रोहित। किसी के अचानक पुकारने से रोहित यादों से बाहर हकीकत में आया। सामने डॉक्टर खड़े थे। डॉक्टर साहब, सिया अब कैसी है? रोहित ने हड़बड़ाहट में सबसे पहला सवाल सिया के बारे में ही पूछा। मुबारक हो रोहित, आपको बेटी हुई है। रोहित की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। जानते हैं, मैं शर्त जीत गया। मैंने कहा था कि हमें पहले बेटी ही होगी, मगर सिया ही जिद पर अड़ी थी कि नहीं, पहले लड़का होगा। सिया खुश है ना हमारी बेटी को देखकर? मुझे ले चलिए उसके पास जल्दी से। रोहित की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। डॉक्टर ने रोहित के कंधे पर रखे हाथ की पकड़ को इस तरह मजबूत किया जैसे वो उसे संभालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, और फिर अपने चेहरे की झूठी मुस्कुराहट को हटाते हुए गंभीर होकर कहा, देखिए रोहित, हम सब हम सब बस कोशिश कर सकते हैं और हमने वही किया, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मतलब आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं अपनी उत्सुकता और नहीं रोक सकता। मुझे उन दोनों के पास ले चलिए। मुझे सिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। रोहित आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। डॉक्टर ने पीछे से कहा, रोहित, हम लाख कोशिशों के बाद भी सिया को नहीं बचा पाए। खून बहुत बह चुका था। बच्ची को तो बचा लिया, मगर सिया अपने दर्द से और लड़ नहीं पाई। नहीं, नहीं, नहीं डॉक्टर, आप ये सही नहीं कह रहे। ऐसे मत बोलिए। उसने आपको कहा है ना मुझे डरा देने को। वो जानती है मैं डर जाऊँगा और मैं डर गया। अब प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलिए। रोहित अब अपने आप में नहीं था। रोहित, खुद को सँभालिए। आइए आपको आपकी बेटी से मिलवा दूँ। डॉक्टर रोहित की हालत को अच्छे से समझ रहे थे। रोहित अब मौन था, एकदम मौन, जैसे हज़ारों बेच बेचैन लहरें को समेटे सागर मौन रहता है। जैसे भयावह काले बादलों को अपनी गोद में लिए हुए कई बार आसमान मौन हो जाता है, वैसे ही रोहित मौन हो गया था। अपनी अथाह बेचैन वेदनाओं को समेटे हुए कई बार अचानक लगी चोट आपको समझने का मौका नहीं देती कि आप उस चोट की पीड़ा को किस तरह बाहर लाए। रोहित की चोट तो इतनी गहरी थी जिससे उसकी आत्मा तक तड़प उठी थी। जानती हो ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त तुम्हें इतनी तकलीफ़ सहनी पड़ रही है और फिर इतना ज़्यादा दर्द भी सहना पड़ेगा, मगर फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे एक हो जाने के बाद अगर कोई और सपना मैंने देखा है तो वो है हमारे बच्चे का सपना। जितनी खुशी तुम्हें है उससे ज़्यादा खुशी मुझे है रोहित। एक माँ बनने की खुशी, दूसरा तुम्हारे सपने को पूरा करने की खुशी, और जहाँ एक साथ दो-दो खुशियाँ मिले वहाँ दर्द भी सह लाहट सा लगता है। रोहित, ये देखिए आपकी प्यारी बिटिया। डॉक्टर की आवाज़ से रोहित को उसकी यादों ने फिर से हकीकत की ज़मीन पर ला पटका, मगर इस बार हकीकत पहले से कुछ खूबसूरत थी, और खूबसूरती की वजह थी इस बगीचे में खिली नन्ही सी एक कली। रोहित कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के मासूम से चेहरे में खो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे की ओट में सिया ही मुस्कुरा रही है। रोहित ने डरते डरते उस नन्ही सी जान को गोद में उठाया। एक पुरुष अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे की हद में कदम रखने तक एक ही चीज़ पर हमेशा गर्व करता है, और वो है उसका बल। मगर जब वो अपनी नवजात शिशु को गोद में उठा रहा होता तो उसकी बल उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। उसे लगता है कि कहीं उसके सख्त हाथों से उसके बच्चे की नर्म त्वचा छिल ना जाए, कहीं उसके जोर से पकड़ने पर उस मासूम की कोई हड्डी टूट ना जाए, कहीं वो उसके हाथों से फिसल कर गिर ना पड़े। रोहित को भी इस वक्त ऐसा ही डर महसूस हो रहा था। बड़ी सावधानी से बच्ची को उठाने के बाद वह कितनी
थोड़ी देर तक उसे निहारता रहा। उसने मन ही मन सिया से वादे को याद करते हुए कहा, वह जब तक इसके कदमों में वह सारी खुशियाँ नहीं रख देगा जिसके बारे में ये सोचेगी, तब तक वह खुद को हर मुसीबत से बचा के रखेगा। ये मेरी बेटी ही नहीं, सिया की अंतिम इच्छा भी है। वक़्त अपनी रफ़्तार से चलता रहा। रोहित एक पिता और माँ दोनों का फ़र्ज़ अपनी औकात से ज़्यादा बढ़कर निभाता रहा। इस बीच कई हिसैतियों ने यह समझाने की कोशिश की कि अभी आधी से ज़्यादा उम्र बाकी है, इसलिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो इस पर हमेशा रोहित यह जवाब देता कि अगर मैंने सिया की देह से शादी की होती तो शायद दूसरी देह की लालसा में मैं दूसरी शादी भी कर लेता, मगर हमने तो एक दूसरे की आत्मा से शादी की थी और हमारी शादी तब तक मान्य रहेगी जब तक आत्मा अपने अस्तित्व में रहेगी। आज 25 साल बीत गए थे सिया को गए हुए, मगर रोहित अब भी उससे बातें किया करता था। उसे हर रात सोने से पहले बताया करता था कि आज उसने और राधा ने क्या-क्या किया। उसने हर एक बात सिया की कल्पना को बताई जो इस 25 सालों के बीच राधा और उसके बीच हुई। उसने जब पहली बार पापा कहा, वो जब पहली बार हँसी, उसने जब अपना पहला कदम उठाया, वो जब पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिरी, वो जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार सिया के बारे में पूछा, उसने जब क्लास में टॉप किया, उसके कॉलेज का पहला दिन, उसका अमन से प्यार हो जाना और पहली बार डरते-डरते उसके बारे में बताना, यह सब उसने सिया को बताया था। इन सब के बीच वह हमेशा माँ और पिता के रूप में बेहतर रहा, मगर तब वह बहुत बुरी तरह उलझ गया था जब एक दिन राधा स्कूल से रोते-रोते घर आई और बार पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बता पाई थी और फिर कुछ देर बाद डरते-डरते बोली थी कि पापा मैं मरने वाली हूँ, मुझे बीमारी हो गई है, मुझे आज ब्लड आया, पापा मुझे बचा लीजिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। राधा की बातों ने उस दिन रोहित को उलझन में डाल दिया था कि वो अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को निभाता आया था, मगर अब इस ज़िम्मेदारी को कैसे निभाए? वो माँ का फ़र्ज़ निभा रहा था, मगर माँ नहीं था। उसने बड़ी आशा से वह सोचकर सिया की तस्वीर को देखा कि वही उसे रास्ता दिखाए और तब उसे लगा कि जैसे सिया कह रही हो, डरो मत जाना, तुम में मैं हमेशा रह रही हूँ। कुछ देर के लिए पुरुष या पिता होने का ख़्याल भुला दो, ये सोचो कि तुम नहीं, मैं उसे समझा रही हूँ। आज अगर तुमने उसे नहीं समझाया तो शायद हमेशा वो इसे लेकर घबराती रहेगी। रोहित ने एक अजीब-सी हिम्मत आ गई। उस दिन उसने अपने अंदर मातृत्व को महसूस किया और राधा को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जानती हो जब भगवान ने दुनिया बनाई तो ना तो लड़कियों को एक पावर दी जिससे वो हमेशा सुंदर रहे, इसलिए हर लड़की के साथ वो ऐसा होता है और इस ब्लड के साथ-साथ अंदर के सारे वो कीटाणु निकल जाते हैं जो उन्हें सुंदर होने से रोकते हैं। अब आप बड़ी हो गई हो ना और मेरा बच्चा तो सबसे सुंदर बनेगा ना, इसलिए उसे इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ बातें जिसका ध्यान देना होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी लेडीज़ को होता है। हाँ, एक बात याद रखना, जब उन कीटाणुओं को बाहर निकाला जाता है तब वो आपस में लड़ते हैं और उसकी लड़ाई के से बॉडी में दर्द होता है, उससे घबराना नहीं। आपको कुछ ला कर दूँगा, उसे कैसे यूज़ करना है इसके लिए आपको एक वीडियो दिखा दूँगा और आप उसे तब तक यूज़ करना जब तक ये प्रॉब्लम हो। इतना सब बोलने के बाद रोहित ने सिया की तस्वीर की तरफ देखते हुए लंबी साँस ली थी। उस दिन उसे ये एहसास हो रहा था कि एक पिता का माँ बनना आसान नहीं। कल राधा की शादी है, उसे अब अमन के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी है। शाम से ही राधा रोहित के पीछे-पीछे है। रोहित शादी की तैयारियों में व्यस्त होने के बावजूद भी राधा की मायूसी को महसूस कर रहा है, मगर उसे पता है कि यह मायूसी बस कुछ वक़्त के लिए है, क्योंकि फिर अमन उसे इतनी खुशियाँ देगा कि वह कभी मायूस नहीं होगी। राधा ने जब रोहित को अमन के बारे में डरते हुए बताया, तब रोहित ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए एक ही बात कही थी कि बेटी, मैंने तुम्हारी माँ के बाद बस यही चाहा कि मैं माँ और बाप दोनों का प्यार देते हुए तुम्हें हमेशा खुश रखूँ। मुझे खुशी है कि तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है, मगर मैं भी तो बाप हूँ और मेरी यही इच्छा है कि जिसके हाथ में तुम्हारा हाथ दूँ वो मुझसे ज़्यादा प्यार दे। मुझे अमन से मिलना है और अगर मुझे लगा कि वह तुम्हारे लायक है तो फिर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। राधा ने मायूस होते हुए कहा, फिर तो कोई चांस नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। रोहित ज़ोर से हँस पड़ा। उसकी हँसी में संतोष था, यह सोच कि उसने सिया के किया वादा अच्छे से निभाया। रोहित हँसते हुए बोला, मिलवाओ तो सही उससे, मुझसे थोड़ा कम भी प्यार करेगा तो चलेगा। राधा ने रोहित को बड़ी ज़ोर से गले लगा लिया था। अमन से मिलने पर उसकी एक बात ने ही रोहित का मन जीत लिया था। जब रोहित ने पूछा कि अगर मैं ये रिश्ते के लिए ना कह दूँ तो क्या करोगे?
तब अमन मुस्कुराते हुए बोला था, संतोष कर लूँगा, मैं जानता हूँ राधा को आपने कैसे पाला है और वो आपके लिए क्या मायने रखती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि राधा आपसे ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करती। उसने पहले ही वार्न करके कह दिया था कि अगर पापा ने मना कर दिया तो उसके बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, और मैंने उसे यही वादा किया है। मेरे लिए वो जितनी मायने रखती है उतना ही आप और आपकी खुशी भी। अमन की बातों ने रोहित का मन जीत लिया था। उसने उसी वक़्त उसे गले लगाकर कहा, शुक्रिया मुझे मेरी ज़िम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए, उसे इतना प्यार देना कि वह मुझे भूल जाए। अमन ने जवाब दिया था कि आप बन जाना मुश्किल है मगर कोशिश करता रहूँगा। शाम से ही खुद को रोके-रोके रात होते-होते राधा आखिर रोहित के कंधे पर टूटकर बिखर ही गई। अपनी अब तक की ज़िंदगी में राधा जितना नहीं रोई होगी उतना वो आज रोहित के कंधे पर सर रखे-रखे रोई। रोहित बस उसका सर सहलाता रहा और उसे वह सब समझाता रहा जो उसे उचित लगा। रोते-रोते राधा रोहित की गोद में सर रखकर सो गई। रोहित आज से पहले जब भी सिया की तस्वीर देखता था तो उसके चेहरे पर चिंता होती कि वो जिस तरह अपने कर्तव्यों को निर्वाह कर रहा है वो सही है या नहीं, मगर आज उसके चेहरे पर संतोष था। राधा की शादी हो गई, उस दिन वो बहुत रोई और उसके जाने के बाद रोहित उससे भी ज़्यादा रोया। आज उसने सिया के बाद अपनी सबसे अनमोल संपत्ति को अमन के हाथों में सौंप दिया था। राधा की शादी 2 महीने बीत गए थे। शादी के बाद पहली बार वो 15 दिनों के लिए रोहित के पास रहने आई थी। इस बीच हनीमून, अमन के घर के रस्म-रिवाज इन सब में ही व्यस्त रही थी। राधा ने बताया कि वह बहुत खुश है, अमन का परिवार बहुत अच्छा है और अमन तो जैसे उसका ही क्लोन है। फिर हँसते हुए बोली, पर क्लोन तो क्लोन होता है ना पापा, ओरिजिनल की बात ही अलग है। रोहित मुस्कुरा दिया। कल राधा को चले जाना था। रोहित से बहुत सी बातें करने के बाद राधा सोने चली गई। इधर रोहित बहुत खुश था। वो सिया की तस्वीर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन सिया से कहा, देखो आज मैं अपने वादे से आज़ाद हो गया। मैंने हमारी बेटी के चेहरे की खुशी में महसूस किया कि मैंने अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाया है। तुम्हारे बिना एक पल काटना संभव नहीं था, मगर तुम्हारे वादे की वजह से बहुत लंबा सफ़र काटना पड़ा है तुम्हारे बिना। सोचते-सोचते रोहित की आँखें का वह बाँध टूट गया जो अपने 25 सालों से बाँध कर रखा था। रोहित ने महसूस किया कि सिया तस्वीर से निकल कर मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी है और उसके आँसू पोंछ रही है। रोहित खड़ा हुआ और सिया की परछाई को गले लगा लिया। पापा, पापा उठिए पापा, पापा नहीं आप नहीं जा सकते पापा, मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि आपके बिना रह सकूँ पापा। कल रात ही तो हमने कितनी बातें की थी, कितनी कुछ प्लान किया था। राधा रोहित के मृत शरीर से लिपटी हुई फूट-फूट कर रो रही थी। अमन उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। रात का सूना घर सुबह अफ़सोस जताने वालों की भीड़ से भर गया था। सुबह जब राधा के बार-बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी रोहित ने दरवाज़ा नहीं खोला तो राधा ने घबराकर अमन को फ़ोन किया, और अमन के आने पर जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वहाँ रोहित का मृत शरीर मिला। मृत होने के बाद भी रोहित का चेहरा संतोष से भरा हुआ था। संस्कार के वक़्त जब रोहित की देह पंचतत्व में विलीन हो रही थी, तब एक कोने में वो सिया के साथ खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। बरसों बाद फिर से मिलने की खुशी दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। उधर सूर्य अस्त हो रहा था और इधर इन दोनों की आत्माओं के मिलन की सुबह ने बड़ी शिद्दत से अंगड़ाई ली थी। प्रेम सच्चा होना चाहिए। मिलन हो ही जाता है, फिर चाहे इस जहाँ में हो या फिर उस जहाँ में। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब